आज का टॉपिक है ज्ञान। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ज्ञानी बाबा। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो क्लास 10 से 11 तक आए हो। ठीक है। अभी 11 12 में तुमको 11 12 के बाद तुमको एक नीट एग्जाम देना है या जेई एग्जाम देना है। बस जो लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेसिफिकली जो बात कर रहा हूँ मैं, नीट और जेडबल का बात कर रहा हूँ। ठीक है। इनको देना है ये वीडियोस उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नीट एग्जाम के लिए। ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो ये एनटीए से बना हुआ होता है। ठीक है। इसके लिए मतलब एमबीबीएस और एमडी तब डेंटल जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है। इसे तुमको मेडिकल कॉलेजेस में ये सब तुमको पता है। ठीक है। मैं स्पेसिफिकली एग्जाम पैटर्न का डिस्कस करूंगा कि तुमको मतलब ये एग्जाम में आता क्या है। ठीक है। आने से कितना अच्छा डॉक्टर बनोगे या कितना सैलरी का पैकेज होगा, वो मेरा डिस्कशन नहीं है। ठीक है। मेरा डिस्कशन का पॉइंट है कि ये एग्जाम में आता क्या क्या है। ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स है। जूलॉजी, बोटानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है। हर एक सब्जेक्ट में 180 मार्क्स। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस रहेंगे। 45 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस तो 50 रहेंगे, तुमको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ये बेसिकली अब तक का पैटर्न है। तुम लोग जब एग्जाम दोगे तब पैटर्न बदल सकता है, लेकिन तुमको बेसिकली ये अप्रोच लेके जाना है। ठीक है। 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। देखो, अभी जो रिसेंट पैटर्न है उसमें तुम्हारा 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उसमें से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है। टोटल में 200 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 50 50 50, उसमें से तुमको 180 सॉरी 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। टोटल मार्क्स हो जाएगा 720। ठीक है। कट ऑफ, तुम कौन सा स्टेट से हो, क्या एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ चाहिए। ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा कि इसको मतलब अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहला और गंदा जो अप्रोच तुम लोग लेके आते हो क्लास 10 से, वो है मतलब मार्क्स वाला एटीट्यूड कि मुझे 90 मार्क्स चाहिए, सब पढ़ लेता हूँ, परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड। ठीक है। मैं हजार मतलब मैं पूरा पढ़ के जाऊंगा, पूरा ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एटीट्यूड बहुत ही गंदा है। ठीक है। तुमको पहले अपना एटीट्यूड बदलना है। कैसे? देखो, मैं एनसीईआरटी बेसिस से जा रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी बेसिस पे जा रहा हूँ। जूलॉजी और बोटानी ये बायो में आता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में आता है। फिजिक्स का खुद का सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री खुद का एक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल आता है। ठीक है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीधी सी बात है। फिजिक्स में एनसीईआरटी बेसिस पे 29 चैप्टर्स है। ठीक है। केमिस्ट्री में लगभग 32 चैप्टर्स है। और जूलॉजी और बोटानी जो बायोलॉजी है उसमें 38 चैप्टर्स है। ठीक है। देखो, ये दोनों बाकी दोनों देख लेना। ठीक है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं फिजिक्स का ये श्योर हूँ कि इसमें 29 चैप्टर्स है। ठीक है। उसमें से फिजिकल वाला तो बहुत घटिया चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंस तुमको पता लग जाएगा जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है। मेरा जो पॉइंट है, ठीक है ना, एटीट्यूड का। क्या एटीट्यूड? कि मुझे एआईआर 100 के अंदर लाना है, या 100 के अंदर रैंक लाना है, या 500 के अंदर रैंक लाना है। ठीक है। ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड है, बहुत ही वाहियात एटीट्यूड है। तुमको एटीट्यूड क्या रखना है? मुझे ये 99 जो चैप्टर्स है वो मैनेज करना है इन 2 साल में। ठीक है। 38 प्लस 32, 70 प्लस 29, 99 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। ये 99 चैप्टर्स मुझे 2 साल में मैनेज करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंक के पीछे भागोगे पूरा सिलेबस निकल जाएगा, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए 2 साल में? मैनेजमेंट ऑफ 99 चैप्टर्स। और ये तुमको खुद को करना है। ठीक है। कोई करके नहीं देगा। कोई भी बोले मेरा नोट से पढ़ो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ बेसिक्स आ जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो,
ये मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो एफर्ट है ये तुमको खुद देना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ 99 चैप्टर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि 99 चैप्टर्स को एकदम परफेक्टली पढ़ना है? नहीं, इसका मतलब है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना दूर जाके छोड़ देना है, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो बेस्ट फिजिक्स टीचर है ना, उनको भी, फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 29 चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे बढ़िया टीचर लाके दो उसमें, वो भी कोई ना कोई क्वेश्चन में अटक जाएगा, ठीक है। अभी भी मतलब बहुत सारे टीचर, मतलब नीट का क्वेश्चन में नहीं, एडवांस वाले क्वेश्चन, ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, ठीक है। मैं टीचर को भला बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम 2 साल में तो हर किसी से नहीं कर पाओगे जो टीचर 5 साल से नहीं कर पाया या 6 साल से नहीं कर पाया, ठीक है। तुम मतलब 2 साल में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो तुमको मैनेज करना है कि कौन सा चैप्टर कितना पढ़ के कहाँ पे छोड़ना है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू लीव इट एंड व्हेन टू गो फॉर मोर, ठीक है। ये तुमको खुद डिसाइड करना है, कोई डिसाइड करके नहीं देगा। और कैसे डिसाइड करोगे? देखो, जो टेस्ट सीरीज होगा, जिस इंस्टीट्यूट पे जाओगे, ठीक है, वहां पे टेस्ट सीरीज होगा, रेगुलर टेस्टिंग होगा। तो रैंक पे ना फोकस करके तुम देखो कि कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा टॉपिक पे कहाँ पे अटक रहे हो, कौन कहाँ पे मार्किंग ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे मतलब सिली मार्किंग ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मार्किंग कम आ रहा है। तो ये मतलब ये तुम एनालिसिस करते रहो और ये खुद से करो, ठीक है। मैक्सिमम जो तुम लोग गलती करते हो एग्जाम देते हो, सपोज एग्जाम मतलब जो इंस्टीट्यूट पे जाते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, मेरा ये रैंक आया, या तो रैंक देख के खुश हो जाते हो या रैंक देख के दुखी हो जाते हो, ठीक है। फिर जो मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ मतलब पकड़ के पेल न पढ़ मतलब पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा अप्रोच है। सबसे पहले टेस्ट सीरीज देके तुमको फिर से ये ड्राइंग बोर्ड पे आ जाना है। अच्छा, मैं इसका सीधा तरीका बताऊं, मतलब जो मेरे, देखो, मैं बेसिकली मेडिकल लाइन से नहीं हूँ मैं, ठीक है, छोड़ो, मेरा पर्सनल बात है। बेसिकली देखो, एक तरीका बता रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए काम करता हो तो ऑल द बेस्ट, नहीं करता है तो अपने से तरीका बना लेना, ठीक है। बेसिकली दीवार पे, ठीक है, ये चारों, ये का सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर्स का नाम लिख लेना। ये दीवार पे जो तुम्हारा स्टडी रूम है उस पे सटा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे ये 2 साल चैप्टर्स करते जाओगे, टिक मार्क करते जाओगे, जैसे इंस्टीट्यूट से मतलब जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़े हो, ठीक है, या स्कूल से पढ़े हो, या वहां पर चैप्टर खत्म कर दिया, तो उसमें स्कूल लिख लेना है, एस लिख लेना है। जो चैप्टर स्कूल से खत्म हुआ, एस। एक बार थ्योरी रिवीजन कर लिए तो टी लिखना है, ठीक है। एक बार एचसीवी कंप्लीट, एचसीवी नहीं, नीट के लिए, ठीक है, एक बार पीवाईक्यू खत्म कर लिए तो पी लिखना है, मतलब अपने हिसाब से बना लेना है, ठीक है। तो मैं सीधा बना बता रहा हूँ, अगर तुम 5 बार रिवीजन मतलब 5 ऐसे मार्क हर चैप्टर के लिए आ गया, ठीक है, तो तुम्हारा 700 कुछ ज्यादा ही है, 650 से ऊपर कॉन्फर्म मार्क्स मिल जाएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या है? हर एक चैप्टर में 5 बार मार्क्स आना चाहिए। 5 बार मार्क्स मतलब एक थ्योरी का, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का, 3 बार रिवीजन का, या कुछ भी हो, ठीक है। समझ में आया? दूसरा गंदा हैबिट तुम लोगों का, दूसरा गंदा, बहुत ही गंदा एटीट्यूड है कि बेस्ट किताब कौन सा है, सो व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर इन मतलब नीट। देखो, किताब कुछ स्टैंडर्ड है, ठीक है, मैं कुछ स्टैंडर्ड किताबों का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन पहले मैं स्टैंडर्ड किताबों का नाम लिख रहा हूँ, फिर मैं मतलब इसमें गलती क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं फिजिक्स का बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बायो मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिक तुम बायो और मतलब बायोलॉजी पे लगा सकते हो, केमिस्ट्री पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मतलब मेरा एसेंट्रिक फोकस रहेगा फिजिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला किताब है नीट पीवाईक्यू, मतलब पिछले 32 सालों का पीवाईक्यू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद और जाना है तो एचसीवी, हरीश चंद्र वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, सफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद और जाना, देखो, ये करके तुम रिवीजन करने लग जाओगे, सीधा बात है। फिर भी मैं किताबों का नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं जो गंदा अप्रोच है वो बताऊंगा, ठीक है। जो गंदा अप्रोच तुम लोग लगाते हो ना, कि सर सर ये किताब बहुत सही है, ठीक है, मुझे ये कंप्लीट कर लूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट कर लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 बेसिक किताब उठाओ,
ठीक है, सपोज मैंने नीट पीवाई की और एचसीवी उठाया, इन दोनों को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, बीच रास्ते चलते चलते एक मतलब यूट्यूब का वीडियोस देखे कि हाउ आई गेन दिस मच मार्क्स इन नीट, ये उसने एक किताब रेफर किया, सब दौड़ के वो किताब ले लिया, उसका पहला चैप्टर खोला, 10 क्वेश्चन लगाए, फिर 10 दिन बाद और एक वीडियोस देखे जिसमें और एक किताब है, वो किताब लगना शुरू कर दिया। वो इसलिए गंदा अप्रोच है क्योंकि हर एक किताब खरीद के एक एक क्वेश्चन करते जाओगे, कुछ नहीं होगा। कोई भी 2 किताब उठाओ, उसमें से सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है, और वो रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन ऑफ स्मॉल अमाउंट इज मच बेटर देन नॉलेज ऑफ लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, छोटे से चीज का बार बार रिवीजन बहुत बढ़िया होता है, बहुत सारे चीज पढ़ के ना रिवीजन करना। बेसिकली ये मतलब स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब, जो स्टैंडर्ड बुक्स का तुम लोग ये लगाते हो ना कि मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, ये करूंगा तो हो जाएगा, तुम अगर ये भी लगा लिए, एक चैप्टर से लगा लिए सारे, मतलब छह, ये सारे 5 किताब एक बार लगा लिए, ठीक है, उसके बाद क्या किया, कभी रिवीजन ही नहीं किया, क्योंकि 5 किताब लगाते लगाते 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम सोचोगे कि बहुत पढ़ लिए, घंटा पढ़े हो, ठीक है, तुम कुछ नहीं पढ़े हो, तो कोई भी 2 किताब उठाओ, उसका रिवीजन करो, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई भी तुम्हारा तुम्हारा चॉइस है, बीच बस एक गलती नहीं करना है, बीच में टॉपर का वीडियोस देख के मतलब उसने जो किताब है उसको कॉपी कैट नहीं करना है। ठीक है, कोई कोई डीसी पांडे भी मतलब करके अच्छा मार्क्स लाए, कोई कोई एचसीवी करके अच्छा मार्क्स लाए, तो तुम्हारा अप्रोच तुम्हारे हिसाब से होगा। डीसी पांडे करना है तो करो, लेकिन उसी पे अड़े रहो। ठीक है, रिवीजन करो, मेरा मेन पॉइंट है, 2 किताब पकड़ो, उसको जल्दी कंप्लीट करो, 5 बार रिवीजन करो। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारा स्ट्रेटेजी ये है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात है, जो गंदा वाला अप्रोच है मैनेजमेंट, मतलब मैंने तुमको पहले ही बताया कि मतलब तुमको AR1 रैंक लाना है, तुमको 500 के अंदर रैंक लाना है, तुमको 1000 के अंदर रैंक लाना है, ये गंदगी करोगे, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, नहीं आने मतलब बहुत गंदा, मतलब अमाउंट ऑफ एफर्ट टू अमाउंट ऑफ रिजल्ट आउटकम बहुत गंदा निकलेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ एफर्ट टू रेशियो ऑफ आउटकम बहुत गंदा आएगा। ठीक है, एक कोड भी है, ठीक है, पता नहीं इंस्टाग्राम या कहीं से देखा था, द पर्सन हु एंजॉयज द जर्नी। ठीक है, पहले कोट लेता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। तो बेसिकली कोट ये है, ठीक है, अ पर्सन हु एंजॉयज द जर्नी वर्क्स फर्दर देन द पर्सन हु लव्स द डेस्टिनेशन। इसको हिंदी में मतलब खुद खोज खोज के मतलब समझो, तुमको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बेसिकली तुमको 99 चैप्टर्स मैनेज करने में मतलब तुम्हारा फोकस रैंक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस मैनेजमेंट ऑफ 99 चैप्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभार मतलब इंटरनल टेस्ट सीरीज ये सब मतलब हर एक इंस्टीट्यूट में टेस्ट टेस्ट होता है, वीकली या तो बाई वीकली। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हो मतलब रैंक खराब आता है तो दुखी होके मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट है उठा के पढ़ने लग जाते हो, अगर अच्छा आता है तो खुश होकर पार्टी करने लग जाते हो। मैंने ये नहीं बोला कि पार्टी मत करो या मतलब दुखी मत हो, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ पे आया, कहाँ पे मतलब एनालाइज करो। ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर गंदा है, कौन सा चैप्टर सही चल रहा है, मुझे ये चैप्टर और कितना टाइम देना है। ठीक है, तो रैंक पे फोकस मत करो या मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं उस पे फोकस मत करो, ये फोकस करो कि हाँ इसमें मैंने क्या क्या गलती किया। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब मैं सही रहता तो मतलब सिली मिस्टेक्स था, ये कॉन्सेप्चुअल एरर था, इसमें ये क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था, क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा ऐसा, क्योंकि तुमको परफेक्शनिस्ट अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगा कि ये सब कर लूंगा तो मेरा पूरा हो जाएगा, पूरा कभी नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तुमको खुद डिसाइड करना है कि कब आगे बढ़ना है और कब मतलब उस पर टिके रहना है। टिके रहना मतलब चैप्टर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा चैप्टर ठीक है अभी तक नहीं हुआ और कौन सा चैप्टर और पढ़ के और एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो मैं तुमको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस दे दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल इंपॉर्टेंस है, मतलब इसको स्केलेटन की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, और तुमको खुद से समझना है कि कौन सा चैप्टर कितने तक। कोई कोई चैप्टर्स है जैसे फिजिक्स का स्पेसिफिकली, तुमको फील आएगा कि तुमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है,
लेकिन जितना जरूरत है उतना तुमको आ चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो कभी कभार ये डिसीजन कैसे लेना है कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है या कौन सा चैप्टर आगे बढ़ना है, डिपेंड करता है कि तुम जो टेस्ट सीरीज देते हो ना, बाई वीकली या वीकली टेस्ट सीरीज देते हो ना, मतलब जो इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हो, वहां पे जाके तुमको क्वेश्चन एनालाइज करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में इतना क्वेश्चन मतलब इतना इस चैप्टर से आया, और इतने में से मेरा इतना कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ, इतना सिली एरर हुआ। ठीक है, और उस चैप्टर को भी सब चैप्टर्स में डिवाइड कर लो। जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहला ये है बेसिक एरर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस फिगर्स। तो ऐसे चैप्टर्स को भी सब चैप्टर्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कौन कौन सा सब चैप्टर्स में तुम अच्छा किया हो, कौन कौन सा सब चैप्टर्स में गंदा किया हो। ठीक है, और कौन और जिसमें गंदा किया उसमें भी देख लेना कि कैसा टाइप का मिस्टेक किया हो। एक होता है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब एक चीज एक क्वेश्चन पढ़ के दूसरा कुछ सोचना, या कैलकुलेशन में कहीं एरर करना, या मतलब एग्जाम जो टेम्परमेंट है उसको सही से ना पकड़ना। और है कॉन्सेप्चुअल एरर। ठीक है, तो मैं एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज, एनालिसिस ऑफ वीकली और बाइकली टेस्ट सीरीज। वीकली, ठीक है। तो सबसे पहले बात, क्वेश्चन आके मतलब तुरंत जैसे आंसर की मिलेगा ना, सबसे पहले ये एनालाइज करना नहीं है कि कितने मार्क्स मिले या कितने नेगेटिव हुए कितने पॉजिटिव हुए, टोटल मार्क्स नहीं कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की से ये मिलाना है कि सिली मिस्टेक्स कितने हुए। ठीक है, सिली मिस्टेक्स। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं, मिस्टेक मतलब जो क्वेश्चन छोड़ के आए हो प्लस नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और उसके बाद देखो सिली मिस्टेक्स होता है कैलकुलेशन एरर, वो तुम लास्ट में सुधार लोगे। ठीक है, लास्ट में कैसे सुधारना है वो जैसे बताते जाएगा, मैं दूसरा वीडियोस बना दूंगा सिली मिस्टेक्स के ऊपर, मेरा भी भयंकर होता था। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के ऊपर मैं तीन कैटेगरी बना रहा हूँ। एक होता है क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में नहीं आया, जो 60% ऑफ द प्रॉब्लम वही होता है। ठीक है, 60% लोगों को, तुम लोगों को यही दिक्कत होता है कि क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में नहीं आता है। और बाकी बहुत कम है कि फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला या कॉन्सेप्चुअल मतलब जो पढ़े हो याद नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ रिविजन। लैक ऑफ रिविजन मतलब पेट में आ रहा था ये क्वेश्चन, कहीं पे देखे थे लेकिन मतलब उस समय दिमाग मतलब एग्जाम में नहीं आया। तो ये बहुत ही कम होता है, ये 30% ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, ये जो होता है क्वेश्चन डिकोडिंग, ये 60% ऑफ द प्रॉब्लम होता है। और ये जेईई बच्चों के लिए ज्यादा होता है तुम लोग के कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो तुमको ये चीज जैसे जैसे मतलब सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे पढ़ता जाओगे ये चीज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तुमको बस रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, तुम रिवीजन पे ध्यान दोगे तो ये धीरे धीरे आता जाएगा, मतलब नीट तुम्हारे लिए। ठीक है, और मतलब दोनों का जो सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन है, रिवीजन करते जाना है, सीधा बात। ठीक है, और रिवीजन ऐसे नहीं कि पहला चैप्टर फिर रिवीजन, दूसरा चैप्टर फिर रिवीजन। हर चीज पढ़ के मतलब तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि कितने चैप्टर को एक साथ रिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है, चैप्टर वन कितना अच्छे से रिवाइज किया ये मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव ये होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स कितने मतलब, या 7 चैप्टर्स एक साथ रिवाइज कर सकता हूँ, या 8 चैप्टर्स एक साथ रिवाइज कर सकता हूँ। ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो नीट स्पेसिफिक के लिए तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब लैक ऑफ रिवीजन नहीं तुम्हारा क्वेश्चन डिकोडिंग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड्स आते हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर्मूला से, मतलब उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। देखो हर क्वेश्चन के लिए तुमको 45 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, अगर वो 180 क्वेश्चंस को 180 मिनट्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसमें से 10-20 मिनट मतलब पेपर लिखना, फिर नाम लिखना,
ये सब में छोड़ दो, तुमको हर क्वेश्चन के लिए मतलब कितना, उतना ही 45 to 50 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड्स रहते हैं और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं नीट में, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज है उसको देख के जैसे आंसर की आया, तुमको ये देखना है कि मतलब क्वेश्चंस पढ़ के समझ में नहीं आया या फॉर्मूला भूल गए, और उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और ये भी मार्क करना है कि कौन सा चैप्टर से, जैसे यूनिस एंड डायमेंशन में भी बहुत सब चैप्टर्स है, कौन सा सब चैप्टर्स का क्वेश्चन मतलब नहीं आया, कौन सा सब चैप्टर्स का क्वेश्चन भूल गया, तो तुमको मतलब चैप्टर्स का भी सब चैप्टर्स मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया दूसरा चीज। अब चलो आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मतलब ये चीज तुमको बता देगा कि कहाँ पे कितना छोड़ना है, कहाँ पे कितना पकड़ना है, ठीक है। मतलब ये तुमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और पहले से ये आइडिया लेके चलो। चौथे जो सबसे वाला गंदा और एक एटीट्यूड जो लगता है वो है मतलब सर दिन में कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो घंटे से कुछ नहीं होता, तुमको दिन में मिनिमम एक क्वेश्चन करना है। सपोज दिन में मुझे मिनिमम 120 क्वेश्चन करना है, हर दिन 100 मिनिमम क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डिसिप्लिन या रेगुलरिटी, ठीक है। दिन में कितने घंटे नहीं पढ़ना है, दिन में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और इसमें भी मतलब और एक गंदा अप्रोच होता है कि दिन में मिनिमम 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, दिन में मिनिमम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या कितना भी, ठीक है। गंदा मुझे ये तब लगता है, ठीक है, कि एक अनरियलिस्टिक टारगेट लेके तुम मतलब करते हो, दिन में दिन के एंड में वो खत्म नहीं होता है, फिर डिप्रेस होके मतलब वही साइकिल रिपीट होते रहता है, ठीक है। कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सेट करो टारगेट, ठीक है। दिन में कितने क्वेश्चंस करना है, जितने में तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। मेन फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि हर दिन ये कंफर्टेबल टारगेट पूरा करना है, ठीक है। हर दिन ये कंफर्टेबल टारगेट पूरा करना है। 120 क्वेश्चन नहीं लगाना है या 30 क्वेश्चन नहीं लगाना है। अगर तुम्हारा कंफर्टेबल टारगेट एक ही क्वेश्चन है दिन में, वही करो, लेकिन हर दिन करो, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस है एवरीडे, ठीक है। अनकंफर्टेबल टारगेट मत लेके चलो, कंफर्टेबल टारगेट लेके चलो। जैसे जैसे एंजॉय करते जाओगे वैसे वैसे अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अनकंफर्टेबल टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, पूरा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जाएगा प्रिपरेशन का। एक कंफर्टेबल टारगेट लेके चलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। सवाल अब आता है, देखो, जिंदगी सीधा नहीं होता है, ठीक है। तेरा मेरा आते जाएगा, ठीक है, कोई टपक जाए, टपक बहुत मतलब गंदा शब्द है। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इरेगुलरिटी जिंदगी में आते रहेंगे, ठीक है। हर दिन सेम नहीं जाता है, और हर दिन फैमिली फंक्शंस रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, ठीक है। कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ ना कुछ आते रहेगा जिंदगी में, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं चीट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन से चीटिंग करो। जो जिस दिन डिसिप्लिन से चीटिंग करोगे उस दिन मिनिमम ये अप्रोच रखना है, मिनिमम टच करके जाना है। टच करके जाना है मतलब सपोज आज पूरा दिन खराब हो गया, 11 बजे आके आज कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन खत्म करके या एक क्वेश्चन छू के जाना है, ठीक है। टच द टारगेट्स। जो गंदा वाला दिन जाता है, ठीक है, टच द टारगेट। सबसे गंदा वाला दिन में भी तुम एटलीस्ट छू के जाओगे। ये नहीं कि जित सपोज तुम्हारा दिन में कंफर्टेबल टारगेट है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो रात को 11 बजे बज गए और दिन में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, पूरा दिन कुछ में चल गया, ठीक है। क्या है, किस में चल गया, क्या में चल गया पता नहीं है, लेकिन सपोज बर्बाद हो गया। रात को सोने से पहले सिर्फ किताब खोल के उसको छूना है, मतलब तुम चीटिंग करो लेकिन चीटिंग करो एक ही क्वेश्चन का, छू के जाना है, छू के सोना है, ठीक है। टच द टारगेट, ठीक है, ऑन बैड डेज। मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लीट ही करना है, छू के सोना है, मतलब छू के दिन खत्म करना है, ठीक है। कॉम्प्लीटली छोड़ देना नहीं है। और एक गंदा आदत जो लगता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सपोज कोई एक फेज गया जिसमें तुम्हारा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ,
उसके बाद आज से शुरू करेंगे, आज से फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, तो फ्रेश स्टार्ट वाला एटीट्यूड बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करके कुछ नहीं होता। सपोज किताब खो गया या कॉपी खो गया जिसमें नोट्स बना रहे हो वो खो गया, या फ्रेश स्टार्ट वाला गन एटीट्यूड बहुत ही गंदा रहता है। ठीक है, सपोज एक लैप्स चला गया डिसिप्लिन में। ठीक है, तो तुम्हारा एटीट्यूड जो रहना चाहिए वो है रिपेयर वाला एटीट्यूड। ठीक है, मतलब कितना गंदा गया उसको मैं धीरे धीरे रिपेयर करूंगा। ठीक है, और रिपेयर करने के वक्त भी सपोज मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई चैप्टर्स बैकलॉग चला गया, इंस्टीट्यूट में लेट में ज्वाइन किए, इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो मतलब तुम क्या करना चाहते हो, पहले ये चैप्टर्स खत्म कर लेते हो, फिर क्लास से मतलब क्लास से कोप अप कर लूंगा। ठीक है, ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। ठीक है, क्लास में जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, अपने फ्री टाइम में रिपेयर के ऊपर फोकस करो। ठीक है, रिपेयर के ऊपर का फोकस करना है अपने फ्री टाइम पे। ठीक है, प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना है रिपेयर के चक्कर में। समझ में आया? 10 दिन छुट्टी ले तो एक दिन तो मतलब बनता है ना कि एडिशनल टाइम दो, तो वही रिपेयर का टाइम दे दो। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट वाला गंदा एटीट्यूड मत रखो कि आज से पूरा ये पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट में सपोज 10 दिन बर्बाद चला गया, 11 डे पे क्लास पे गए और कुछ नया चैप्टर्स चल रहा है। ठीक है, जो चल रहा है उस पे ध्यान दो। ठीक है, जितना वहां से समझ में आ रहा है वहीं से शुरुआत करो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो छोड़ के रखो। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मतलब हर एक चैप्टर से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिक्स में तो एटलीस्ट होता है। तो ये मुझे सपोज बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, तुम और क्लास में चल रहा है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर, एक डिफरेंशिएशन आया, तुमको लगा सर मुझे तो डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो पहले मैं बेसिक मैथ्स कर लेता हूँ, उसके बाद आऊंगा डिफरेंशिएशन में। ये बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो जहां पे मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको जितना समझ में आ रहा है उतना ही करो। ठीक है, और प्रेजेंट को लेकर चलो। बैकलॉग कहाँ पे कवर करना है? बैकलॉग वहां पे कवर करना है जब अपना फ्री टाइम हो। ठीक है, एडिशनल टाइम लेके बैकलॉग कवर करना है। बैकलॉग मेन फोकस नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट शुड बी मेन फोकस। और रिपेयर कब करना है? इन फ्री टाइम। इन समझ में आया? ठीक है, फ्रेश स्टार्ट का मतलब होता है आज से पूरा शुरू करेंगे, आज से पहले से शुरू करेंगे, ये अप्रोच मत किया करो। ठीक है, ये मैनेजमेंट के लिए सबसे गंदा अप्रोच होता है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट नहीं, हमेशा रिपेयर। इतना छूट गया, इतना चल रहा है क्लास में, ये चल रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, जो क्लास में चल रहा है उसी से फोकस करूंगा। जो जो छूट गया वो अपने फ्री टाइम में मतलब एडिशनल टाइम लेके देख लेता हूँ कितना। ये मेन फोकस होना नहीं चाहिए, ये मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रायोरिटी होना चाहिए 90%, और इसका प्रायोरिटी होना चाहिए 10%। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलो आते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखो, मैं चारों सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिजिक्स का जो 29 चैप्टर्स है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे कैसे क्या करना है, करना नहीं करना है। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मतलब कुछ और डिफरेंस लिया है। इंसर्ट खोलोगे तो पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, दूसरा चैप्टर मोशन इन 1D, तीसरा चैप्टर मोशन इन 2D और मोशन इन ए प्लेन, जो मिलके काइनेमेटिक्स बनाता है। फिर लॉज ऑफ मोशन। देखो, चैप्टर के अंदर जो है वो चीजें सेम रहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन अलग अलग होते रहते हैं अलग अलग किताबों में। ठीक है, तुम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे या किसी कोचिंग में पढ़ोगे या कोई मतलब प्रिपरेशन की शुरू करोगे, तो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना तुमको, वो है बेसिक मैथ्स, फिजिक्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती तुम लोग करते हो फिजिक्स के लिए। ठीक है, देखो, बेसिक मैथ्स ऐसा चैप्टर है जो पूरा फिजिक्स में काम आने वाला है, लेकिन इससे खुद कोई क्वेश्चन या बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
और बेसिक्स मत ऐसा चैप्टर है, जितना गहरा जाना चाहते हो या जितना इन डेप्थ जाना चाहते हो उतना इन डेप्थ होता जाएगा। कोई भी एक्सपर्ट नहीं है मैथ्स का, ठीक है। तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए तुमको कुछ चीजें सिखाया जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कैलकुलस, ठीक है। ग्राफ्स एंड कैलकुलस, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ग्राफ्स में ले लिया, ठीक है, बाद में समझ में आएगा कि क्यों मैंने लिया। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इनमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, बेसिकली अप्रोच रखना है कि जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ते जाऊंगा, ठीक है। देखो मेरा ये लॉजिक है, पहला चैप्टर में टाइम फोकस ना करके जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ठीक है, जो जो मैथ्स का मतलब, कोई सपोज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, वो भी तो मैथ्स के टॉपिक है ना। तो जैसा जैसा आता जाएगा मैथ्स का टॉपिक, वैसे वैसे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो साइड में एक मतलब कोई भी टॉपिक के लिए या कोई भी कॉपी के लिए एक दो पेज छोड़ देना कि हाँ ये मैथ्स का मतलब मैथ्स का इतना इतना। सपोज मुझे log x का इंटीग्रेशन आया कोई भी न्यूमेरिकल में, तो तुमको वहां पे सिर्फ दो तीन फॉर्मूला लिखना है, log x e टू द पावर x। अच्छा वो टीचर तुमको बता देगा कि ये मैथमेटिकल टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये दो तीन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। इस चैप्टर को कैसे करना है, जैसे ये चैप्टर पढ़ते जाओगे, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन को, मैथ्स का जो फॉर्मूला आया उसको मैथ्स की तरह ट्रीट करना है, मतलब अलग सा फॉर्मूला बना के या अलग सा स्पेस बना के वो फॉर्मूला से जो रिलेटेड रिलेटेड है वो एक दो तीन कर लेना है, ठीक है, और उतना ही रट लेना है। अलग से इस पे एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, इस पे भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बेसिकली तुमको ग्राफ्स का दो तीन इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कैलकुलस का भी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री का भी बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन बहुत टफ बनाएंगे, ठीक है। मतलब टफ बनाएंगे मतलब तुम 70 से ऊपर जा नहीं सकता या 80 से ऊपर जा नहीं सकता। ये डिजाइन होता है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन मैनेज करने की डिजाइन होता है। और जैसे तुम अपना मार्क्स देखोगे तुम सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर से ये बेसिक मैथ्स पे, ठीक है, फिर ये पढ़ोगे, फिर से बेसिक मैथ्स पे, फिर पढ़ोगे मतलब स्टार्ट फ्रेश वाला आइडिया, ठीक है, जो सबसे गंदा है, द फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट पे फिर से बेसिक पढ़ोगे, फिर से आते हो, मतलब किताब चेंज करते रहोगे और बेसिक्स पढ़ते रहोगे, ठीक है। वो कभी काम आने नहीं वाला है। तो मैं स्किप भी करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको ऑन द नीड टू नो, ऑन द नीड बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। स्टडी ऑन द नीड बेसिस, स्टडी ऑन द नीड बेसिस, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स में मैथ्स आ जाए, उसका छोटा छोटा फैमिली, मतलब जो मैथ्स सेक्शन आए, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन आए, उसका छोटा सा फैमिली थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन फिजिक्स पे। मेन फिजिक्स पे ये जो 5 चैप्टर है, ठीक है, ये जो 4 चैप्टर है, ये कितना चैप्टर हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं, और मॉड्यूल करते रहो, ठीक है। जब रिवीजन करोगे कोशिश करना कि ये 5 चैप्टर एक साथ रिवीजन करो, ठीक है। कोई एक चैप्टर पे बनने की एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। पांचों को, पांचों चैप्टर में एक साथ एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आएगा, देखो ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्लास 12 का और एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिलेबस का डिजाइन भी बहुत थोड़ा गंदा, मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है ना। क्योंकि जो जेई मतलब जो जिनका मैथ्स है, तुम देखोगे कि बेसिक मैथ्स क्लास 12 में भी आ जाता है। ये जो डिटेल्ड है ना, इसका डिटेल स्टडी क्लास 12 में आ जाता है, जिन लोगों ने मैथ्स ले लिया, ठीक है। तो शुरुआती से कर लेते हैं, तो ठीक है, मतलब अब जो सिलेबस डिजाइन किया उसका मर्जी, ठीक है। तो ठीक है, तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म,
लगभग सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म तुमको अगले क्लास 12 में दिखाई देगा। तो ये तीनों रिलेटेड है, ठीक है। ये चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स मॉड्यूल का है, ठीक है। इससे 10 to 15, अच्छा, इसका वेटेज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स तुम एसआईजेम में पढ़ेगा, कोई कोई किताब में इसको एसआईजेम भी कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और ये चीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये जब पढ़ाया जाएगा, ये चीज ध्यान से पढ़ना, मैं तुमको समझाऊंगा ये कि ये चीज कहाँ से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है। ये चीज तो छोड़ोगे ना, तुमको क्या क्या मिस हो जाएगा, वेव्स मिस हो जाएगा, ऑप्टिक्स मिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स बोलता रहा, वेव ऑप्टिक्स मिस हो जाएगा। सो वेव का जो वेव अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। ऑसिलेशन कैसे होता है, ऑसिलेशन को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, ऑसिलेशन होता क्या होती, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तब टीचर समझा देगा, ठीक है। फिर हम लोग क्लास 12 में आते हैं, ठीक है। और कोशिश करो, एक चीज ये है कि तुम मतलब सिलेबस वाइज तुम लोग का क्लास 12 खत्म होता है दिसंबर को, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो कि पूरा क्लास 11 12 1.5 साल में खत्म करने की, मतलब 2 साल के बजाय, ठीक है। अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो मतलब 1.2 ही, मतलब अप्रैल में तक खत्म कर दो, उसके बाद पूरा टॉपिक का रिवीजन करते रहो। लेकिन गुड अप्रोच मतलब सफिशिएंटली गुड अप्रोच होता है कि अगस्त सितंबर तक तुम्हारा सिलेबस, मतलब जो थियोरिटिकल पार्ट, ठीक है, और बेसिक जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो अगस्त सितंबर तक खत्म होना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 साल का सिलेबस तुमको 1.5 साल में खत्म करना है। तो परफेक्शन तो होने से रहा, ठीक है। तुमको बस मैनेज करना है कि कितना लेवल बढ़ाना है, ठीक है। तो क्लास 12 में आते हैं। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पिछले साल का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला से मिलता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये सब थोड़ा बहुत पढ़े हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये दोनों चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बच्चों को बहुत, इसमें तुम लोग को बच्चों, ठीक है, बच्चे हैं तुम लोग, बच्चे, ठीक है, तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि हाथ का डायरेक्शन क्या लेना देना है। तो बेसिकली टीचर जैसे कहेगा वैसे कर लेना, ठीक है। और देखो मतलब इस चैप्टर का बहुत सारे जो किताबी तरीका है, ठीक है, किताबी तरीके से पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा तुमको, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो किताबी तरीके से मतलब तुम्हारा टीचर काफी ट्रेंड है, वो तुमको समझा देगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट लगभग रिलेटेड चैप्टर्स है, और वो तुमको यहाँ से समझ में आएगा। ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर समझने के लिए तुमको ये चैप्टर समझना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब कर लो, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है, फॉर्मूला रटो, ठीक है, क्वेश्चन करो जाने दो। ये चैप्टर में फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन करो जाने दो। फिर आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो हिस्से, ठीक है। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अब देखने के लिए तो ये चैप्टर्स मतलब एक साथ मतलब रिलेटेड है, लेकिन रे ऑप्टिक्स पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब 10th 11th 12 में ज्योमेट्री किया हो ना, तो ज्योमेट्री अगर तुमको आता है तो रे ऑप्टिक्स आता है, ठीक है। ज्योमेट्री है। वेब ऑप्टिक्स समझने के लिए तुमको पिछले वाले साल का एसएजेम, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वो चीज, ठीक है, वो चीज तुमको अच्छे से मतलब समझना पड़ेगा। फिर तुमको आके वेव ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसएजेम, वेव्स,
समझ में आया? उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप कर लेते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स पे। ये दो जो चैप्टर है इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे रखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। और ये मतलब देखो बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री में देखो ये जो चैप्टर है, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियर और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड नियन, ये जो चैप्टर है ये तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो केमिस्ट्री में 11th में, ठीक है। 11th का स्टार्टिंग चैप्टर्स ये दोनों ही है, तो तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एक चैप्टर यहाँ पे नहीं दिखाया वो है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, मैं ऊपर में लिख लेता हूँ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसमें से हर साल एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वेटेज इसका 5 to 6% ही रहेगा, ठीक है, 5 to 6%। लेकिन रिसेंटली, ठीक है, ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो तुम लोग जब एग्जाम दोगे तब ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का डिटेल सिलेबस ब्रेकडाउन कि चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना कि कभी भी रिवीजन करोगे, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेस्ड बनना है, ठीक है। कोई भी एक मॉड्यूल पे बेस्ड बनना है, मतलब 4-5 चैप्टर मिला के तुमको रिवीजन करना है या डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखो अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तुम लोग सोचोगे कि प्रिपरेशन कंप्लीट है अब तुमको मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। देखो अब तक तुम जो करे हो अगर लास्ट स्टेप नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड रिवीजन का काम करता है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड रिवीजन, देखो टेस्ट सीरीज काम कैसा करता है ये तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो तुम्हारा जो सब्जेक्ट मैटर तुम अभी तक जो पढ़े हो ना उसको मार्क्स में यही चीज कन्वर्ट करेगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इसको देते समय जब टेस्ट सीरीज देते रहोगे ना तब कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। तुम्हें लगेगा आज तक जो पढ़ा है वो कुछ आता ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो सब चीज पे जाना ही नहीं है, कॉन्फिडेंस पे जाना ही नहीं है, सीधा रोबोटिक अप्रोच लाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस मतलब सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, ठीक है। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, तो इस समय पूरा रोबोट बन जाना है। मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, वो उतना मतलब फिलोसफिकल बनना ही नहीं है, ठीक है। सीधा रोबोट बनना है। टेस्ट सीरीज दिए, कहाँ का एरर्स के कौन सा टाइप का एरर्स है, ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर्स में किस किस का टाइप का एरर्स आ रहा है। समझ में आया? उसके बाद तुम नीट देते चले जाओगे। और एक चीज बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज देते समय, ठीक है, तुम ये चीज देखोगे, देखो बेसिकली तुम जब 11th में आओगे तो टीचर तुमको कहेगा कि तुक्का मत दो, कि आ, तुक्का बहुत सारा मतलब ये तुक्का वाला जो काम है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का बहुत अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब तुमको आइडिया लग जाएगा कि कब छोड़ना है या कब पकड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को कितना टाइम के लिए देना है, कौन सा क्वेश्चन को नहीं देना है टाइम, कौन सा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो तुम अपने मुताबिक उसको अप्रोच कर लो, ठीक है। और वही मैटर करता है एट द एंड, क्योंकि तुमको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो तुम जितना भी पढ़ के आए हो अगर ये चीज अगर प्रैक्टिस नहीं किया एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, तो कुछ काम आने वाला नहीं। तो ये चीज बहुत करना, ठीक है। मिनिमम देखो, मिनिमम तो मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम से 1 महीना पहले तो मिनिमम टेस्ट सीरीज दे ही दो, ठीक है, हर दिन। उसके बाद भी ये जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे टेस्ट सीरीज देते जाओगे ना, तो मैंने पहले चैप्टर का मैंने दीवार पे एक चीज बनाने के लिए कहा था ना कि चैप्टर्स का नाम कुछ वैसे वैसे,
तो जैसे जैसे टेस्ट सीरीज बनता जाओगे मतलब देते जाओगे, सपोज आज मैंने 2 चैप्टर का टेस्ट सीरीज दिया, तो वहाँ पे टी लिखते जाना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना, 6 बार टी आ गया हर चैप्टर्स में, तो तुम ठीक है मतलब अच्छे रैंक ला पाओगे, ठीक है। देखो, बेसिकली 1 बार थ्योरी, ठीक है, 2 बार रिवीजन और 3 बार टेस्ट सीरीज, कितना हुआ? 7, हर एक चैप्टर में 5 6 7। थोड़ा सा टफ है, लेकिन भाई 650 का रिवॉर्ड भी उतना ही है ना, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में तुम जब देते जाओगे ना, तब एक चीज देखोगे कि ऑन द लेटर फेज ऑफ द टेस्ट सीरीज, मतलब जब एट द एंड, ठीक है, जब होल लेंथ टेस्ट सीरीज देते रहोगे, तब हर दिन तो हर मतलब 24 चैप्टर्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जब शुरू करोगे टेस्ट सीरीज देना, तब साथ में 2 चैप्टर्स या साथ में 3 चैप्टर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, साथ में 5 चैप्टर्स या साथ में 6 चैप्टर्स या साथ में 7 चैप्टर्स, समझ में आया? तो वो भी तो एक एडवांटेज है ना। तो कोशिश करो कि मतलब जितने चैप्टर्स ले सकते हो, ठीक है, उतना चैप्टर्स ले लो। बेसिकली ऑर्गेनाइज, मतलब अब तक जो पढ़ते आए हो वो ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई था, ठीक है, मतलब ढंग से नोट्स बनाना, इसके बाद ये। लेकिन टेस्ट सीरीज अनऑर्गेनाइज्ड रिवीजन का काम आता है। इसका मतलब जितना कभी मन हुआ, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करके तुम अपना ये कर रहे हो, नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज उतना इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज पे ध्यान दिया करो, ठीक है। ये 1 महीना हुआ, मिनिमम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना, 1 महीना मतलब 30 टेस्ट सीरीज, ठीक है, मिनिमम 30। और मैक्सिमम जितना दे सकते हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ते पढ़ते भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो भी अच्छा है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि एक चीज और गंदा एटीट्यूड है तुम लोगों में, कि सर ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो इसका टेस्ट सीरीज में दूंगा नहीं। देखो, सबसे पहली बात, तुमको डर नहीं है टेस्ट का, तुमको इस बात का डर है क्योंकि तुमको तुम्हारा मार्क्स गंदा आएगा, ठीक है। तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मैटर नहीं करता, तुमको मुंह उठा के, मतलब शेमलेसली, मतलब इज्जत तुमको फ्लश कर देना, ठीक है, इज्जत फ्लश करके तुमको टेस्ट सीरीज जाने देना, सीधा बात। कितना मार्क्स आए, कितना भी गंदा मार्क्स आए, ठीक है, छोड़ो भाई, इज्जत को डुबाओ, ठीक है, मतलब ठीक है, 0 आए, -1 आए, -2 आए, मुंह उठा के टेस्ट सीरीज जाना है। -1 भी आए, ठीक है, उसके बाद भी उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पे एरर किए, कौन सा क्वेश्चन मतलब नहीं किए, क्या क्या नहीं आता था, क्या क्या गलती किया, ठीक है, कितना तुक्का लगाया, कहाँ पे तुक्का नहीं लगाना था, कहाँ पे तुक्का सही लगाया, ठीक है। मतलब तुक्का ठीक नहीं है, लेकिन मतलब तुम समझ जाओगे ये चीज करते करते, समझ में आया? तो यहाँ पे पूरा मतलब इज्जत का अलविदा करके तुमको मतलब मुंह उठा के टेस्ट सीरीज देना, तुमको चाहे चैप्टर आता हो नहीं आता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और सपोज तुम एक चैप्टर पढ़े हो, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मतलब सपोज कुछ स्टूडेंट्स का ये क्या आया था, उनका 11th अच्छे से नहीं हुआ, वो 12 में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट सीरीज में 11th का भी आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्किप कर दे ना, क्वेश्चन को पढ़ो, अगर नहीं आता है तुमको, स्प्लिट सेकंड में पता लग जाएगा ना कि क्वेश्चन को अटेंड करना है या नहीं अटेंड करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वही चीज करना है, ठीक है। 11th का आया तो स्किप कर देना है, 12 का आया तो अटेंड करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अनकंफर्टेबल हो तो छोड़ दो। यहाँ पे मार्क्स के कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स एनालिसिस करना ही नहीं है, नो मार्क्स एनालिसिस। एनालिसिस किसका करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया, कौन कौन सा क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, कौन कौन सा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स, और कौन कौन सा टॉपिक्स आया, बस यही है। उसके बाद मुंह उठा के एग्जाम देना है, ठीक है। जो आया डॉक्टर बन गया, मुझे फ्री का टिकट चाहिए, टिकट नहीं उसको क्या कहते हैं, इलाज, हाँ, मुझे फ्री का इलाज चाहिए, दोगे? हाँ, ठीक है। टीचर को नहीं दोगे, ठीक है, छोड़, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, पहले इतना तो करो, उसके बाद देख लेंगे। अच्छा, और एक मजे की बात बताओ, ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले या एग्जाम से 3 4 महीना पहले, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश कोर्स बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, लेकिन क्रैश कोर्स से ज्यादा काम आता है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्रैश कोर्स में आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं आने वाले, मार्क्स बहुत गंदे आने वाले। टेस्ट सीरीज में कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम मार्क्स जो होता है सबसे ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो टेस्ट सीरीज किसका दूं, मुंह उठा के चले के दे दो। उसका जब एनालाइज कर रहे हो ना उसी चीज का, वो ज्यादा मैटर करता है, वो तुम्हारा क्रैश कोर्स से ज्यादा मार्क्स ला कर देगा। ऐसे नहीं कह रहा कि 650 या 750, या 750 तो नहीं होता, 720 या कोई स्पेसिफिक मार्क्स देगा। लेकिन तुम अगर क्रैश कोर्स करोगे और अगर टेस्ट सीरीज करोगे, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वाला इंसान ज्यादा मार्क्स लाएगा। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो कुछ प्रिपेयर किया हुआ नहीं हो। ठीक है, मतलब टेंथ में पूरा, टेंथ में बता रहा हूँ, 11th में पूरा मतलब बकवास किया गया है, 12th में पूरा बकवास किया गया, एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ना शुरू किया। तो सोचेगा कि क्रैश कोर्स करके, मतलब क्रैश कोर्स लेके एग्जाम देने जाओ। तो क्रैश कोर्स कर लेके एग्जाम मत देने जाओ, टेस्ट सीरीज देके एग्जाम देने जाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज से जितना आता है उतना ही देखो, और ट्राई टू, मतलब देखो ऐसा तो नहीं है कोई कुछ भी पढ़ के नहीं गया, एक दो चीज पढ़ के तो जाता है। तो वो मतलब फ्रेश स्टार्ट वाला अप्रोच मत करा करो, रिपेयर वाला अप्रोच करा करो, कि हाँ मुझे ये याद आ रहा था, ये याद आ रहा था, तो इसको वहां पे रख देते हैं, उसको ये फॉर्मूला को वहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्रैश कोर्स में, और एक चीज बता दे रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट जो क्रैश कोर्स करता है ना, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए करता है। मतलब जो एक फ्रेश स्टार्ट वाला अप्रोच है कि हाँ मुझे पूरा आ जाएगा, कॉम्प्लीटनेस, एक फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीटनेस देता है, फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीटनेस। ठीक है, ये चीज तुमको खुशी दे देगी, मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है या इनकम्प्लीट रखना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस, इनकम्प्लीट सिलेबस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिवीजन बहुत काम आता है। तुम इसको स्किप करके टेस्ट सीरीज में ज्यादा फोकस करना। ठीक है, चाहो तो क्रैश कोर्स ना ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट आए, टीचर को पूछ लेना, सर मुझे ये स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है, मुझे ये करा के दो। ठीक है, या अपने हिसाब से जा सकते हो, अच्छा मतलब यूट्यूब में बहुत सारा चैनल्स है। ठीक है, मतलब बेसिकली तुमको इंटरेस्ट है तो तुम खोज लोगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, मतलब तुम लोग बहुत सारे चीज ढूंढ निकाल लेते हो। ठीक है, कोई टॉपिक अगर कॉन्फ्यूजन है तो तुम लोग ढूंढ निकाल लोगे। तो क्रैश कोर्स पे ना जाके टेस्ट सीरीज पे जाओ। ठीक है, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े उन लोग के लिए भी बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स पे ना जाके टेस्ट सीरीज पे जाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज करो, उसके बाद एनालाइज करो। जब कुछ नहीं पढ़े हो ना, एनालाइज करते समय तुम्हारा पढ़ना हो जाता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स बकवास चीजें होता है, टेस्ट सीरीज अच्छा चीजें होता है। तो पता नहीं इसका क्या फॉल बैक होगा, वीडियोस के बाद पता चलेगा। लेकिन देखो, सीधा बात है, ठीक है, मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ, ये ज्यादा ज्यादा नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये बकवास है। समझ में आया? चलो, उसके बाद हम लोग, अच्छा अगले वीडियोस में हम लोग जे डबल ई का पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका थोड़ा अलग सा पर्सपेक्टिव होता है, उनको मतलब इन डेप्थ जाना पड़ता है। तुम लोग का जैसे स्ट्रेटेजी, नीट में स्ट्रेटेजी रहता है मतलब फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, उन लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा कॉन्सेप्चुअल एंड, तुमको पता लग जाएगा। मतलब तुम बस, अच्छा नहीं, जो नीट बच्चे हैं वो वीडियोस देख के बस अपना स्ट्रेटेजी प्लान कर, अब स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजी देखो सब बनाते हैं, अपना स्कीड्यूल प्लान करें। ठीक है, कि हाँ मुझे ये अब करना है, ये अब करना है, ये चैप्टर्स करना है, ये चैप्टर से ये करना है। स्कूल में मतलब स्कूल या कोचिंग सेंटर या कॉलेज जहाँ पे भी जा रहे हो, वहाँ पे ये चैप्टर्स चल रहा है, मुझे ये स्कीड्यूल बनाना है। ठीक है, चलो, और डिटेल शेड्यूल नहीं बनाना है, मतलब एक लाइट फ्रेमवर्क कि हाँ ये चैप्टर, एक चैप्टर शुरू करना है और शुरू कर दो। प्लानिंग पे देखो, अगर तुम्हारा 100 मतलब 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा काम करना है,
तुम 1 मिनट से ज्यादा प्लानिंग के लिए काम मतलब प्लानिंग के ऊपर खर्च नहीं करोगे ना। नेवर, मतलब वो नहीं है कि थिंक अबाउट इफ यू प्लान टू चॉप ए ट्री स्पेंड 7 hours टू शार्पन एन एक्स, ठीक है, कहावत में अच्छा है, ठीक है। ज्यादा प्लानिंग अच्छा नहीं है। बहुत लोग प्लानिंग मतलब तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स है वो प्लानिंग कर चुका है चैप्टर, ठीक है, उनका मेंटर कर चुका है, सिलेबस ऑलरेडी ऑर्गेनाइज प्लान हो चुका है, ठीक है। तुमको ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक डिसीजन बनाओ, स्कीड्यूल बनाओ, ठीक है। प्लानिंग तो बहुत गंदा वर्ड है, स्कीड्यूल बनाओ कि मुझे ये करना है, उसके बाद करने लग जाना, ठीक है। सोच के मतलब बैठ मत जाना, करने लग जाना। बस यही था। चलो देखते हैं।